शेड्यूलिंग का जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग से सोल्यूशन है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन ब्रूट फोर्स मेथड से किस तरह ये सॉल्व होगा असेंबली लाइन, ये हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो प्लीज पहले वो वीडियो आप देख लें, क्योंकि उसमें असेंबली लाइन प्रॉब्लम का भी इंट्रोडक्शन है। तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि असेंबली लाइन शेड्यूलिंग की प्रॉब्लम है क्या। हमें एक गाड़ी मैन्युफैक्चर करनी है और हमारे पास 2 लाइन्स हैं। तो हम कौन से स्टेशन लाइन 1 के चुने, कौन से लाइन 2 के चुने, ताकि कम से कम वक्त में ये कार जो है मैन्युफैक्चर हो जाए। तो आफ्टर गोइंग थ्रू अ स्टेशन कैन ईदर स्टे ऑन सेम लाइन एट नो कॉस्ट और ट्रांसफर टू अदर लाइन हैज ए कॉस्ट ई आई जे। तो जैसे हम डिस्कस कर चुके थे, या तो हम एक स्टेशन को इस्तेमाल करके सेम लाइन कंटिन्यू करेंगे, या फिर हम दूसरे लाइन से ट्रांसफर करेंगे, इधर आएंगे और उसमें ट्रांसफर टाइम लगेगा। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग में जो पहली चीज है वो क्या है कि स्ट्रक्चर ऑफ द ऑप्टिमल सोल्यूशन। स्ट्रक्चर ऑफ द ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो ऑप्टिमल सोल्यूशन का स्ट्रक्चर क्या होगा। सपोज दैट द फास्टेस्ट वे थ्रू एस वन कॉमा जे इज थ्रू एस वन जे माइनस वन। सपोज करते हैं कि यहाँ तक पहुंचने का जो फास्टेस्ट रास्ता है वो इस स्टेशन के जरिए से है, जो कि सेम लाइन पर है। सो वी मस्ट हैव टेकन अ फास्टेस्ट वे फ्रॉम एंट्री थ्रू एस वन जे माइनस वन। हमने अब यहाँ से यहाँ हम जा रहे हैं, तो यही चीज जो हमने देखा है, यहाँ पर क्या इंतखाब किया है, इसका क्यों किया है, क्योंकि फास्टेस्ट है। तो यही काम हम पीछे भी करते रहे हैं एंट्री से यहाँ तक। इफ देयर वर अ फास्टर वे थ्रू एस टू जे माइनस वन, अगर यहाँ पे कोई फास्टर वे इस रास्ते से होता तो हम इसका इंतखाब कर लेते, वी वुड यूज इट इंस्टेड। इसका मतलब है कि यहाँ तक पहुंचकर हम ये देख रहे हैं कि मैं यहाँ से आऊं तो फास्टेस्ट पड़ेगा, या मैं इस एस टू जे माइनस वन से आऊं तो मुझे फास्टेस्ट पड़ेगा। तो फिर मैं उसके हिसाब से चुनाव करूंगा जो रास्ता फास्टेस्ट पड़ेगा। तो समझ में आई ना आपको बात, कि मैं यहाँ पर ऑप्टिमल सोल्यूशन चाह रहा हूँ, तो क्या मैंने इनका ऑप्टिमल नहीं देखा होगा, इनका भी तो ऑप्टिमल देखा होगा। इसका मतलब है कि हर अगली प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सोल्यूशन पिछली प्रॉब्लम के ऑप्टिमल सोल्यूशन पे डिपेंड कर रहा है। यही वो पूछना चाहता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग आपसे, कि ऐसा किया है ना, शुरू से यही सोच रखी है ना कि ऑप्टिमेलिटी को अचीव करना है। ये जैसा मैंने एस वन कॉमा जे के बारे में सोचा है, यही सेम स्ट्रेटेजी जो यहाँ पे स्टेशन होगा एस टू कॉमा जे के लिए हम फॉलो करेंगे। तो ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर क्या हुआ, जनरलाइज करें उस चीज को जो हमने पीछे डिस्कस की थी। एन ऑप्टिमल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, फाइंड द फास्टेस्ट वे थ्रू एस वन कॉमा जे। एस वन कॉमा जे तक फास्टेस्ट वे तलाश करो। कंटेन्स विद इन इट एन ऑप्टिमल सोल्यूशन टू सब प्रॉब्लम्स, यानी फाइंड द फास्टेस्ट वे थ्रू एस वन कॉमा जे माइनस वन और एस टू कॉमा जे माइनस वन। यानी इस बात का जवाब अपने अंदर खुद ये बात रखता है कि हमें जे के लिए पिछला स्टेशन क्या हुआ, जे माइनस वन। तो फास्टेस्ट वे तलाश करो सेम लाइन के पिछले स्टेशन तक और दूसरी लाइन के पिछले स्टेशन तक। तो जो इनमें से फास्टेस्ट वे होगा वही फिर इस पैरामीटर की वैल्यू बन जाएगी। दिस इज रेफर टू एज द ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी। यानी कि एक कंप्लीट प्रॉब्लम है, कंप्लीट स्ट्रक्चर है, उसके जो सब स्ट्रक्चर है वो भी ऑप्टिमल प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। दे यूज दिस प्रॉपर्टी टू कंस्ट्रक्ट एन ऑप्टिमल सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम फ्रॉम ऑप्टिमल सॉल्यूशंस टू सब प्रॉब्लम्स। बड़ी वाली प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन हम मालूम करेंगे, ऑप्टिमल सोल्यूशन, वो कैसे कंस्ट्रक्ट होगा, ऑप्टिमल सोल्यूशन से ही कंस्ट्रक्ट होगा जो उसकी सब प्रॉब्लम्स होंगी। सब प्रॉब्लम्स के ऑप्टिमल सोल्यूशन से बड़ी वाली प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सोल्यूशन कंस्ट्रक्ट करेंगे। अच्छा, अब सेकंड ये बात कह रहा है डायनेमिक प्रोग्रामिंग, कि जब एक बड़ी प्रॉब्लम अपने से छोटे प्रॉब्लम्स पे भी सेम नजरिया रख रही है, सेम स्ट्रेटेजी रख रही है, तो यकीनन ये चीज रिकर्सिव तो होगी। ठीक है, एक छोटी चीज का जो सोल्यूशन है वो बड़ी को पास ऑन हो रहा है उसी नजरिए के साथ, तो इसका मतलब है कि सेम ही स्ट्रेटेजी फॉलो हो रही है। तो फिर उसको रिकर्सिवली डिफाइन करें। तो डिफाइन द वैल्यू ऑफ एन ऑप्टिमल सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ द ऑप्टिमल सोल्यूशन टू सब प्रॉब्लम्स। मिसाल के तौर पे एफ स्टार जो है ना, दिस इज द फास्टेस्ट टाइम टू गेट थ्रू द एंटायर फैक्ट्री। यानी यहाँ से जो हम कम से कम टाइम में बाहर निकलेंगे, यानी इन दोनों से जो हम गाड़ी को देखेंगे कि गाड़ी जो तैयार होकर निकली है, तो यहाँ से कितने टाइम पे, यहाँ से कितने टाइम पे, उन दोनों में से जब हम चुनेंगे तो वो होगा हमारा एफ स्टार। इसका मतलब है कि एफ स्टार जो है वो ये देखेगा कि यहाँ तक कितना मिनिमम टाइम पहुंचने में लगा है इस स्टेशन में, और इस स्टेशन तक पहुंचने में जो मिनिमम टाइम लगा है, तो इसमें हम एक्स वन को प्लस करेंगे, क्योंकि यहाँ से फिर बाहर निकलने का यही रास्ता है। तो इस टाइम में एक्स वन प्लस होगा, और यहाँ तक जो आपके पास मिनिमम टाइम लगा है उसमें एक्स टू प्लस होगा। फिर उन दोनों में से मवाजना होगा कि मिनिमम कौन सा है, वो एफ स्टार की वैल्यू बन जाएगी।
विच इज द फास्टेस्ट टाइम टू गेट थ्रू द एंटायर फैक्ट्री। अच्छा, ये देखें, एन क्या है? नंबर ऑफ स्टेशन है। जनरल फॉर्म में अगर आप देखें, जनरली तो हमने एन जो था वो क्या रखा था? नंबर ऑफ स्टेशन। तो ये आखिरी स्टेशन तक का जो टाइम है वो हमने जो कैलकुलेट किया है वो किया है F1N, यानी लाइन नंबर 1 में आखिर यहाँ तक पहुंच गए हम। तो ये F1N है, इसमें X1 प्लस करेंगे और F2N में X2 प्लस करेंगे, तो फिर हमारे पास टाइम आ जाएगा। उनमें से जो मिनिमम टाइम होगा वो एफ स्टार को डिटरमिन करेगा। बाकी जो Fij है, द फास्टेस्ट टाइम टू गेट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट थ्रू स्टेशन I, J, यहाँ तक का जो टाइम होगा वो होगा F14। F14 जो होगा ये फास्टेस्ट टाइम यहाँ तक का, F24 फास्टेस्ट टाइम यहाँ तक का। ठीक है, तो ये J स्टेशन नंबर है और ये हमारा I जो है ये लाइन नंबर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ तक का फास्टेस्ट टाइम जो पहले स्टेशन तक का है और लाइन नंबर 2 के भी पहले स्टेशन का जो फास्टेस्ट टाइम है, इसकी इक्वेशन डिफरेंट है जी। इसकी इक्वेशन डिफरेंट है। वो क्या है? जब गाड़ी यहाँ से एंटर होगी तो ला मोहल्ला स्टेशन ये वाला यूज करेगी, तो E1 टाइम एंट्री का टाइम लगेगा और फिर A11 जो इस स्टेशन का टाइम है वो यहाँ तक पहुंचने का फास्टेस्ट टाइम होगा। इसी तरह से यहाँ से गाड़ी अगर एंटर हुई है सेकंड लाइन के लिए तो E2 टाइम लगेगा और A21 टाइम लगेगा। तो यहाँ तक हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो इस फॉर्मूले से आएगी। उसके बाद जो वैल्यूज आएंगी वो डिफरेंट फॉर्मूले से आएंगी। वो किस तरह से आएंगी? मिसाल के तौर से अब हमारे पास दूसरे स्टेशन है 2, 3 से लेके N तक, ठीक है, और लाइंस हमारे पास 2 हैं, 1 और 2। अब इसकी बात कर लेते हैं। सपोज करें ये स्टेशन है J स्टेशन, तो यहाँ पर आने के अब दो रास्ते हैं, या तो मैं सेम लाइन से कंटिन्यू करूँ या मैं दूसरी लाइन से कंटिन्यू करूँ। जो भी इनमें से कम होगा मैं उसको प्रेफर करूंगा। ठीक है, तो सपोज करें कि अगर मैं यहाँ पे सेम लाइन से आता हूँ तो मैं यहाँ पर देखूंगा फास्टेस्ट टाइम सेम लाइन का, यानी 1, लाइन नंबर 1 से ही मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो मैं देखूंगा यहाँ तक का फास्टेस्ट टाइम क्या था? वो था F1J-1। इसमें प्लस कर लूंगा ये वाला टाइम। ठीक है, और फिर उसको कंपेयर करूंगा कि यहाँ तक जो मेरे पास फास्टेस्ट टाइम था, यानी F2J-1 पिछली स्टेज लाइन नंबर 2 की, उसमें ट्रांसफर टाइम प्लस करूं और फिर इसको ऐड करूं, तो ये रास्ते का कम पड़ रहा है वैल्यू या ये डायरेक्ट आना कम पड़ रहा है? इनमें से जो मिनिमम होगा वो लेके मैं इसको इसका फास्टेस्ट टाइम डिटरमिन कर दूंगा J स्टेशन का। तो J स्टेशन का जो फास्टेस्ट टाइम है वो किससे डिटरमिन होगा? J-1 स्टेशन से, या तो सेम लाइन से या फिर दूसरी वाली लाइन से। और यही फॉर्मूला फिर कंटिन्यू होगा F2J के लिए, यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास स्टेशन होगा लाइन नंबर 2 का, उसमें भी यही चीज होगी कि या तो सेम लाइन से कंटिन्यू करें या फिर पिछली लाइन से जो है हम ट्रांसफर कॉस्ट को ऐड करते हुए इस लाइन तक पहुंच जाए। तो अब देखें सूरत हाल कितनी आसान हो गई कि J अगर 1 है तो ये फॉर्मूला है E1 प्लस A11। ठीक है, स्टेशन नंबर 1 के लिए। और अगर स्टेशन की वैल्यू 2 या 2 से अबव है तो फॉर्मूला ये है कि सेम लाइन पे कंटिन्यू करना है, तो पिछला फास्टेस्ट टाइम और अभी जो करंट टाइम लगेगा इसको प्लस करें, या दूसरी लाइन का पे जो पिछला स्टेशन था उसका टाइम, ट्रांसफर कॉस्ट, और अभी जो आप जिस स्टेशन की बात कर रहे हैं उसका टाइम, यानी A1J, इसको प्लस करके देख लें। इनमें से जो मिनिमम है वो आप फिर F1J की वैल्यू बना दें। लाइन नंबर 2 में भी इसी तरह से होगा कि आपके पास J की वैल्यू अगर 1 है तो ये फॉर्मूला है, और J की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 2 है तो फिर उसमें क्या होगा कि सेम लाइन से कंटिन्यू करें या फिर लाइन नंबर 1 से ट्रांसफर करके। तो जो इनमें से मिनिमम होगा वो आप वैल्यू F2J को दे देंगे। अच्छा, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से स्टेशन नंबर 1 से शुरू करेंगे कैलकुलेशन करना और फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे, ताकि हर अगली प्रॉब्लम पिछली प्रॉब्लम के ऑप्टिमल वैल्यूज को इस्तेमाल कर सके। तो फॉर J greater or equal to 2, each value of Fij depends only on the values of previous fastest time. Idea compute the values of Fij as follows, यानी कि आप ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेशन नंबर में से चलेंगे इसको, यानी पहले स्टेशन 1 फिर स्टेशन 2 दोनों लाइंस के ये कैलकुलेट करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब आइए एक प्रॉब्लम हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हमें दिया हुआ है और यहाँ पे एंट्री टाइम भी दिया हुआ है, 2 है, ये 4 है, एग्जिट टाइम 3 है और 6 है। और इसके अलावा हमारे पास जो हर स्टेशन टाइम ले रहा है वो भी ये लिखा हुआ है, देखें 7 टाइम यूनिट्स, 8 टाइम यूनिट्स, और ये यहाँ पे 2 टाइम यूनिट्स, ये भी 2 टाइम यूनिट, ट्रांसफर टाइम। तो ये सब हमें यहाँ पे दिए हुए हैं। अच्छा, अब यहाँ पे फॉर्मूला जो लिखा हुआ है वो लाइन नंबर 1 के एतबार से लिखा हुआ है, लेकिन यही आप सेम F2 के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है, और ट्रांसफर में यहाँ पे 1 आ जाएगा। इस तरह से ये वैल्यूज जो है आप इसको उसके हिसाब से जो पीछे दिया हुआ है ना, ये रहा फार्मूला, तो इस हिसाब से आप इसको
तस्वुर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो अभी दिया हुआ है वो सिर्फ लाइन नंबर 1 के लिए दिया गया है, लेकिन हम इसको कैलकुलेट करेंगे दोनों के लिए। तो ये जो स्लाइड है ये दरअसल सोल्यूशन बता रही है आपके असेंबली लाइन प्रॉब्लम का टू लाइंस के हवाले से, 5 स्टेशन 2 लाइंस। वहां पर सूरत हाल ये है कि हम S11 की वैल्यू, स्टेशन नंबर 1 लाइन नंबर 1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी कि यहाँ पे आपके ये एंट्री टाइम 2 है, प्लस इसका जो टाइम है ना वो 7 है। इस ये कितना टाइम यूनिट लेगा ये वाला स्टेशन? 7 टाइम यूनिट। तो 2 + 7 जो है यहाँ पे हमारे पास टाइम जो लगेगा वो होगा 9। और यहाँ पे 4 एंट्री टाइम है और 8 टाइम यूनिट्स ये लेगा, तो यहाँ का टाइम हो गया 12। ठीक है। तो जब जे की वैल्यू आपके पास 1 है, जे की वैल्यू जब आपके पास 1 है, तो आपके पास कोई चारा कार नहीं है, बस आपको ये दो चीजें प्लस करके E1 को प्लस करेंगे A11 के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा 9। और E2 को प्लस करेंगे आप A21 के साथ जो कि 8 है, तो 4 + 8 12 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। अब हम आते हैं स्टेशन नंबर 2 लाइन नंबर 1। ठीक है। तो सेम लाइन से कंटिन्यू करना फिजिबल है या ट्रांसफर? तो यहाँ तक हमारे पास फास्टेस्ट टाइम कितना आया है पिछले स्टेशन तक? ये 9 आया है। तो 9 प्लस और ये भी 9 टाइम यूनिट्स लेगा ये वाला, तो यहाँ पे हो जाएगा 18। यहाँ 18 हो जाएगा। और अगर मैं इस लाइन से आऊं तो 12 + 2 14 और 9, 14 और 9 आपके पास हो गया 23। 14 और 9 क्या हो गया? 23 हो गया। और दूसरे वाले पे आप देखें, सेकेंड लाइन के स्टेशन नंबर 2, अगर आप सेम से कंटिन्यू करते हैं तो सेम में लगातार 12 टाइम यूनिट, 12 + 5 17। अगर सेम लाइन आप कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर तो आपको 17 लगेगा। तो मैं ये बाद में लिख रहा हूँ 17 है ना, ताकि आपको याद रहे कि ये लाइन नंबर 2 का है। और पहले अगर मैं इधर से आता हूँ तो यहाँ पे 9 टाइम यूनिट्स था, 9 टाइम यूनिट्स में 2 आपने प्लस के 11 और 5 16। ठीक है। तो यहाँ पर आपको कम वैल्यू पड़ रही है 16, जो लाइन नंबर 1 से आने में पड़ रही है। और यहाँ पर आपको 18 वैल्यू कम मिल रही है, जो कि सेम लाइन कंटिन्यू करने से हासिल हो रही है। तो यहाँ पर आप 18 करेंगे और लाइन नंबर 1, लाइन सेम लाइन से। ठीक है। और यहाँ पर 16 करेंगे एंड अगेन फ्रॉम लाइन नंबर 1। तो यहाँ पर आपने लिखा पहले 18, लाइन नंबर 1 से आने में हमें कम पड़ रही है वैल्यू, और नीचे लिखा 16, जो कि अगेन हम लाइन नंबर 1 से ही ट्रांसफर होके आ रहे हैं, तो वो 16 वैल्यू मिल रही है। अब आ जाए स्टेशन नंबर 3 की जानिब। अब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं फॉर स्टेशन नंबर 3। जी जनाब। तो स्टेशन नंबर 3, अगर मैं लाइन नंबर 1 से कंटिन्यू करता हूँ तो लाइन नंबर 1 में मिनिमम वैल्यू मेरे पास थी 18। 18 में प्लस करूंगा 3 तो ये हो जाएगा 21। और अगर मैं लाइन 2 से आता हूँ तो लाइन 2 पे कम वैल्यू थी 16। 16 + 1 17, 17 + 3 20। इसका मतलब है यहाँ पर पहुंचने में हमें लाइन नंबर 2 से फायदा रहा है, कम वैल्यू मिल रही है। और अब यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पे कम से कम वैल्यू थी 16। 16 में अगर मैं 6 प्लस करूँ तो ये हो जाएगा 22। और अगर मैं लाइन नंबर 1 से आता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे कम से कम वैल्यू थी 18 + 3 21। और 21 में मैं 6 ऐड करता हूँ तो 27। तो लाइन नंबर 1 से आना काफी नुकसानदेह साबित हो रहा है यहाँ। ये 22 ज्यादा अच्छी वैल्यू है, तो यहाँ नीचे 22 विच इज ऑब्टेन्ड बाय कंटिन्यूइंग द सेम लाइन। सेम लाइन से कंटिन्यू, यानी 2 लाइन से हम यहाँ कंटिन्यू किया है। और यहाँ पर हमें 2 सेकेंड लाइन से आना ज्यादा फीजिबल रहा है, सेम लाइन से हमें एक टाइम यूनिट ज्यादा पड़ रहा है। तो ऊपर हम वैल्यू 20 प्रेफर करेंगे, जो कि लाइन नंबर 2 से आने में फायदेमंद हो रही है। और नीचे 22 को प्रेफर करेंगे, जो भी लाइन नंबर 2 से ही कंटिन्यू करने में प्रेफर हो रही है। तो अगर आप एग्जाम में ऐसे सॉल्व करें ना कि आप जो पहला वैल्यू लिखे वो लाइन नंबर 1 से आने वाली के लिए लिखे और सेकंड लाइन नंबर 2 से, तो आपको खुद याद रहेगा कि मैं यहाँ पे किसका चुनाव कर रहा हूँ आगे। ठीक है ना। यहाँ पर भी मैंने क्या किया है कि ये है जो लाइन 1 से वैल्यू है, और ये जो है लाइन 2 से आने में वैल्यू है। ये अगेन यहाँ पे नीचे लाइन 1 से अगर मैं आता हूँ ऊपर से, तो ये वैल्यू, और लाइन 2 सेम को कंटिन्यू करता हूँ तो ये वैल्यू। तो यानी ये जो है लाइन 1 और ये लाइन 2, ताकि मैं जब यहाँ पे नीचे कॉपी करूँ ना वैल्यू, तो मुझे याद रहे। ठीक है, कि ये 1 की है, ये 2 की है। अच्छा, अब आ जाते हैं स्टेशन नंबर 4। स्टेशन नंबर 4, तो पिछला स्टेशन जो था वो 20 वैल्यू दे रहा था लाइन नंबर 1। तो 20 में मैं 4 कर दूंगा प्लस, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 24।
और यहाँ पे क्या वैल्यू थी, जो लाइन नंबर 2 में 22, 22 में 2 प्लस करूंगा 24, और 24 में 4 तो 28। तो इसका मतलब है स्टेशन नंबर 4 के लिए सेम लाइन से कंटिन्यू करना ज्यादा, तो यानी लाइन नंबर 1 से फिजिबल है। अच्छा, अगर मैं लाइन नंबर 1 से यहाँ आता हूँ, तो लाइन नंबर 1 में मेरे पास क्या वैल्यू थी, लाइन नंबर 1 में वैल्यू थी मेरे पास 20। ठीक है, कम से कम वैल्यू तो 20, और ट्रांसफर कॉस्ट आ गई आपके पास 1, 21 प्लस 4 25। यहाँ आप लिख लीजिए 25। कहाँ गया हमारा मार्कर, 25। लाइन नंबर 1 से आएंगे तो इधर ये। अब 22 प्लस 4 26। तो यहाँ पे लाइन नंबर 1 से आना फिजिबल है, और यहाँ पर भी लाइन नंबर 1 से ही कंटिन्यू करना फिजिबल है। तो ऊपर वैल्यू आ जाएगी 24 फ्रॉम लाइन नंबर 1, नीचे 25 फ्रॉम लाइन नंबर 1। अब आ जाए हैं जनाब स्टेशन नंबर 5 की जाने। अगर सेम लाइन से कंटिन्यू करते हैं तो 24 प्लस 8 32। सेम लाइन से कंटिन्यू 32। और अगर लाइन 2 से आते हैं तो 25 प्लस 2 27 प्लस 8 35। तो यहाँ पे लाइन नंबर 1 से आगे आना फिजिबल नजर आ रहा है। और यहाँ पर 24 प्लस 3 27 प्लस 5 32। लाइन नंबर 1 से आएंगे तो 32, और अगर लाइन नंबर 2 से कंटिन्यू करें तो 25 प्लस 5 30। तो यहाँ पर लाइन नंबर 2 से आना फिजिबल है, कम वैल्यू मिल रही है, और यहाँ पे लाइन नंबर 1 से कम वैल्यू मिल रही है। तो हम ऊपर स्टेशन नंबर 5 के लिए लिखेंगे 32 फ्रॉम सेम लाइन 1, और नीचे लिखेंगे 30 फ्रॉम सेम लाइन 2। ठीक है, ये आ गया अब हमारे पास F15। ये है F15, ये है F15, और ये है F25। अब F15 में हम प्लस कर देंगे जनाब X1, और F25 में हम प्लस कर देंगे X2, और इनमें से जो होगा मिनिमम वो बन जाएगा हमारा F स्टार। तो F15 हमारे पास आया है 32, प्लस X1 क्या है 3, और F2 आया है 30, लेकिन इसका X2 बहुत ज्यादा है। तो ये वैल्यू आ रही है 36, और ये वैल्यू आ रही है 35। तो लाइन नंबर 1 से बाहर आना हमें कम वैल्यू दे रहा है, इसलिए एफ स्टार हमारा हो गया जनाब 35, विच इज अचीव फ्रॉम लाइन नंबर 1। ठीक है, तो एफ स्टार हमारा क्या हो गया, 35 हो गया, जो कि आपको लालम लाल के बीच में लिखा हुआ नजर आ रहा होगा ना, ब्लैक से ये ठीक है, यहाँ भी लिख देता हूँ 35 ऑब्टेन फ्रॉम लाइन नंबर 1। जी, तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग का जो लास्ट स्टेप है ना, वो है कंस्ट्रक्ट एन ऑप्टिमल सोल्यूशन। ऑप्टिमल सोल्यूशन आपको कंस्ट्रक्ट करना है, यानी ऑप्टिमल वैल्यू तो आपको हासिल हो गई जो कि 35 थी, लेकिन अब ये किस रास्ते से हासिल हुई है, ये दरअसल हमें यहाँ पे स्टडी करना है। तो इसको गौर से देख लीजिए, बहुत आसान है, लेकिन एक छोटी सी गलती जो है ना वो काम खराब कर सकती है। मिसाल के तौर पे ये जो एल स्टार है ना, ये हमको बता रहा है कि दरअसल गाड़ी कहाँ से मैन्युफैक्चर होके निकली है, लाइन नंबर 1 से मैन्युफैक्चर होके निकली है। तो लाइन नंबर 1 का जो आखिरी स्टेशन होता है वो यानी एन होता है, या इस एग्जाम्पल में आप कह लें कि वो 5 है। ठीक है ना, तो 5 से इस्तेमाल होके लाइन नंबर 1 से ये गाड़ी प्रिपेयर होके निकली है। अब हम 5 के पास पहुंचते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पास ये मिनिमम वैल्यू कहाँ से आई थी। तो वो बता रहा है कि पिछले स्टेशन से तो आई थी, जाहिर बात है कि हर यहाँ पे अगला स्टेशन की वैल्यू पिछले स्टेशन से हुई है, लेकिन वो पिछला स्टेशन किस लाइन का था, वो लाइन नंबर 1 का था। ठीक है, तो पहले इसने ये बताया कि जो प्रिपेयर होके गाड़ी बाहर निकली है वो लाइन नंबर 1 से निकली है। हम लाइन नंबर 1 के आखिरी स्टेशन के पास पहुंचे और उससे पूछा कि भाई तुम बताओ कि तुम्हारे पास ये जो कम वैल्यू है ये कहाँ से आई थी। तो उसने कहा कि लाइन नंबर 1 ही से आई थी। तो हम गए फिर पिछले स्टेशन के पास, लाइन नंबर 1 ही में यानी गए। अब यहाँ पर गए और हमने फोर्स से पूछा कि तुम्हारे पास ये कम वैल्यू कहाँ से आई थी। तो उसने कहा लाइन नंबर 1 से आई थी। अच्छा, तो लाइन नंबर 1 ही पे हम रहे। और अब इससे स्टेशन नंबर 3 से पूछा कि तुम्हारे पास ये वैल्यू कहाँ से आई थी। तो उसने कहा ये मेरे पास लाइन नंबर 2 से आई थी, ये कम वैल्यू लाइन नंबर 2 वाले रास्ते से आई थी। तो हम लाइन नंबर 2 पे गए और लाइन नंबर 2 से पूछा कि तुम्हारे पास ये कम वैल्यू दरअसल किस लाइन से आई थी। तो उसने बताया कि लाइन नंबर 1 से आई थी। तो इस तरह से ये पाथ जो है ना वो ट्रेस होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखें
हमने यहाँ पे क्या लिखा, लाइन नंबर 1 स्टेशन नंबर 5, लाइन नंबर 1 स्टेशन नंबर 5, ये हमने प्रिंट कर लिया। अब हमने 5 से मामला शुरू करके हम 2 तक जाएंगे, क्योंकि आखिरी जो है ना 2 ये इन्फॉर्मेशन रख रहा है कि उसके पास जो कम वैल्यू है वो किस लाइन से आई है, 1 से आई है कि 2 से आई है। ये आखिरी, ये 2 यहाँ पे इंफॉर्मेशन को रख रहा है। और वो इंफॉर्मेशन दरअसल 2 की नहीं है, वो पिछले स्टेज की इंफॉर्मेशन, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। यानी सबसे पहले तो आपने प्रिंट कर दिया कि लाइन नंबर 1 स्टेशन नंबर 5 का इस्तेमाल हुआ है जब गाड़ी बाहर आई है, ठीक है। लेकिन अब 5 से आपने लाइन नंबर पूछा कि 5 तुम्हारे पास क्या लाइन नंबर है, तो 5 ने हमको बताया कि मेरे पास लाइन नंबर है 1, मेरे पास जो लाइन नंबर इंफॉर्मेशन है वो 1 है। दरअसल वो 1 इंफॉर्मेशन ये बता रही है कि ये जो वैल्यू डिटरमिन हुई है वो जिस पिछले स्टेशन से हुई है वो स्टेशन लाइन नंबर 1 का था। तो अगली स्टेटमेंट जो हम प्रिंट करेंगे वो हम कहेंगे लाइन नंबर 1 स्टेशन नंबर 4। हाँ, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये इंफॉर्मेशन दरअसल इस स्टेशन की है और इसके पास जो इंफॉर्मेशन है वो 4 की है। तो आपने पहले प्रिंट किया लाइन नंबर 1 स्टेशन नंबर 5, फिर 5 से पूछा, उसके पास भी 1 था, तो लाइन नंबर 1 स्टेशन 4, क्योंकि जे की वैल्यू n है ना। लेकिन आप क्या प्रिंट कर रहे हैं, j-1। आप प्रिंट कर रहे हैं j-1 यानी कि 4, क्योंकि इसके पास जो इन्फॉर्मेशन आई है वो लाइन नंबर 1 से आई है, पिछले स्टेशन की, ठीक है। तो आपने कहा कि लाइन नंबर 1 से ये इन्फॉर्मेशन आई है स्टेशन नंबर 4 की, ठीक है। स्टेशन नंबर 4 से पूछा, तो उससे पूछा तो उसने बताया कि ये जो कम वैल्यू आई है वो दरअसल लाइन नंबर 1 ही से आई है। तो हमने कहा कि लाइन नंबर 1 स्टेशन नंबर 3। तो जब ये लूप 4 का होगा तो स्टेशन 3 प्रिंट हो रहा होगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम गए 3, और 3 से पूछा तुम्हारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे जे की वैल्यू 3 है। तो 3 से पूछा तो 3 ने दिया 2, तो हमने प्रिंट किया लाइन नंबर 2, लेकिन स्टेशन नंबर भी 2। ये 2 जो इन्फॉर्मेशन आई है ये इस यहाँ से आई है, लाइन नंबर 2 से। और फिर आखिरी हम 2 को लेके गए और 2 से पूछा तुम्हारे पास ये कम वैल्यू कहाँ से आई थी, तो उसने बताया कि ये तो लाइन नंबर 1 से आई थी, ठीक है। तो हमने फिर फाइनली यहाँ जाके प्रिंट किया लाइन नंबर 1, लेकिन स्टेशन नंबर क्या हो जाएगा 2 के लिए, 1, 2 - 1 1। तो ये हो जाएगी इन्फॉर्मेशन, लाइन नंबर 1 स्टेशन नंबर 5, लाइन नंबर 1 स्टेशन नंबर 5, लाइन नंबर 1 स्टेशन नंबर 4, लाइन नंबर 1 स्टेशन नंबर 4, ठीक है। लाइन नंबर 1 स्टेशन नंबर 3, लाइन नंबर 1 स्टेशन नंबर 3, लाइन नंबर 2 स्टेशन नंबर 2। ये जो लाइन नंबर है ना 2, ये स्टेशन नंबर 2 के लिए है, ठीक है। तो 3 पर जो लाइन नंबर है वो दरअसल ये बता रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन दरअसल मेरे पास जो पहुंची कम वाली, ये 2 के जरिए से पहुंची। तो हम 2 वाले के पास आएंगे, तो यहाँ पर हम क्या प्रिंट करेंगे कि ये जो लाइन नंबर 2 है ये दरअसल बिलोंग करती है स्टेशन नंबर 2 को। तो लाइन नंबर 2 स्टेशन नंबर 2, एंड देन फाइनली 2 के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये बता रही है कि ये कम वैल्यू डिटरमिन हुई है दरअसल लाइन नंबर 1 से। तो हम लिखेंगे स्टेशन नंबर 1 लाइन नंबर 1, स्टेशन नंबर 1 लाइन नंबर 1। तो इतनी जो हमने सारी मेहनत की, पापड़ बेले और ये शेड्यूल बनाया, उसके बाद ये रास्ता भी प्रिंट किया हमने ऑप्टिमल सोल्यूशन का। तो इससे क्या हासिल हुआ, मकसद क्या था? मकसद ये था कि जो गाड़ी आपको मैन्युफैक्चर करनी थी उसको आप लाइन नंबर 1 से एंटर करेंगे, स्टेशन नंबर 1 आप चूज करेंगे लाइन नंबर 1 का। उसके बाद आप चले जाएंगे लाइन नंबर 2 पे, लाइन नंबर 2 का स्टेशन 2 यूज करके फिर स्टेशन 3 के लिए वापस लाइन नंबर 1 पर आएंगे। स्टेशन नंबर 4 भी लाइन नंबर 1 का यूज करेंगे और स्टेशन नंबर 5 भी लाइन नंबर 1 का यूज करेंगे। तो जाके तो जाके हमारे पास जो है ये गाड़ी जो है कम से कम टाइम में प्रिपेयर होगी। तो ये देखें आप, 1 पे एंटर किया, 1 का ये स्टेशन यूज किया, 1, फिर सेकंड पे गए लाइन पे, सेकंड स्टेशन के लिए, फिर 3 4 5 हमने लाइन नंबर 1 का यूज किया और लाइन नंबर 1 से ही हमने गाड़ी को बाहर निकाल दिया। तो हमारे पास ये, अगर सेम लाइन से हम यहाँ पर आ रहे हैं तो ये 9 + 9 हमारे पास 18 जो है वैल्यू यहाँ पे हमें मिल रही है। और अगर हम लाइन चेंज करके आते हैं तो यहाँ पे 12 था, 12 + 2 14, 14 + 9 जो है ये 23। तो दाई बताए 18 स्मॉलर है तो हमने 18 का इंतखाब कर लिया यहाँ पर, ठीक है। और अगर हम नीचे देखें तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू थी 12, और 12 + 5 हो गया 17। अगर हम लाइन नंबर 2 को कंटिन्यू करते हैं और अगर लाइन नंबर 1 से आते हैं तो 9 + 2 11 + 5 16। तो क्योंकि 16 कम था तो हमने 16 का इंतखाब किया।
तो हमारी एक स्टूडेंट तूबा ने यहाँ पर कीट यूनिवर्सिटी में हमसे क्वेश्चन किया कि सर अगर ये दोनों वैल्यूज बराबर हो जाएंगे तो हम फिर किसका चुनाव करेंगे। अगर दोनों वैल्यू जैसे दोनों 16 हो गई यहाँ पर नीचे, या दोनों वैल्यूज जो है ऊपर हमारे पास क्या हो गई, 18 हो गई, यानी कि मिसाल के तौर पे ये भी 18 ये भी 18, तो फिर हम यहाँ पे किस लाइन नंबर को लिखेंगे, नीचे से आने वाली लाइन को या सेम वाली को। तो मैंने उनको जवाब दिया, बेटा इसका आंसर जो है ना एल्गोरिथम में, इसका आंसर कहाँ है, इसका आंसर आपको मिलेगा एल्गोरिथम में। देखें जो हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं ना वो तो स्पेसिफिक होती है, लेकिन एल्गोरिथम हमेशा जनरलाइज होता है। आपके जहन में जो सवालात आते हैं ना, तो वो आप शुबा कहाँ से दूर कर सकते हैं, एल्गोरिथम से। इसका मतलब है कि अगर दोनों वैल्यूज बराबर हो जाती है, देखिए इक्वल टू लगा हुआ है, सेम लाइन वाली वैल्यू भी और जो दूसरी लाइन है उसकी वैल्यू बराबर हो जाती है, तो ऐसे मौके पे आप क्या करेंगे, सेम वाले को ही आगे बढ़ाएंगे और लाइन सेम वाले का रखेंगे, यानी 1। अगर आप सेकंड लाइन पर हैं और सेकंड लाइन पर जो सेम लाइन से आप कंटिन्यू कर रहे हैं वो वैल्यू बराबर हो जाती है, अगर आप लाइन नंबर 1 से चेंज होकर 2 की तरफ आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप सेम लाइन को फौकियत दे रहे हैं। हाँ अगर ऐसा हो जाए कि सेम लाइन वैल्यू ग्रेटर हो जाए, यानी एल्स की कंडीशन हो जाए, एल्स की कंडीशन सिर्फ किस पर होगी, ग्रेटर पर होगी, लेस और इक्वल पर। अगर आपको सेम लाइन से लेस वैल्यू मिल रही है या इक्वल भी मिल रही है तो आप सेम लाइन को फौकियत देंगे। एल्गोरिथम में F1 ऑफ 1 F2 ऑफ 1, ये जो है हमारे पास आपको पता है कि शुरू में जो वैल्यू हम डिटरमिन करेंगे ना फर्स्ट वाली स्टेज की, फर्स्ट स्टेशन की, तो वो इस फॉर्मूले से करेंगे। बाकी जितने स्टेशन है 2 से लेके n तक, वो ये फॉर्मूला हमारे पास होगा। ठीक है, सेम लाइन वाली वैल्यू अगर स्मॉल है या इक्वल है तो फिर हम सेम वाली को कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज अगर हमें लाइन 2 से स्मॉलर वैल्यू मिल रही है तो फिर हम लाइन 2 को फौकियत देंगे। इस तरह से हम कंप्यूट करते हुए चलेंगे, और ये आप देखेंगे ये असल में लूप है, ये तो वन वन टाइम चलेंगी स्टेटमेंट्स। ये लूप जो है ना 2 से n तक, तो ये ऑर्डर ऑफ n हो गया। अब आप सोचे कहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर n मिल रहा था हमें ब्रूट फोर्स से, और यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर ऑफ n हमको ये सोल्यूशन दे रहा है। आखिर में जो ये स्टेप्स हैं ये क्या डिटरमिन कर रहे हैं, एफ स्टार। एफ स्टार में क्या होगा, अगर पहली लाइन से हम बाहर आ रहे हैं स्टेशन, लास्ट स्टेशन से, उसमें x1 को प्लस कर रहे हैं, अगर वो वैल्यू हमें कम या बराबर पड़ रही है सेकंड लाइन के, तो फिर हम फर्स्ट लाइन को फौकियत देंगे, अदरवाइज जो है ना हम लोग सेकंड वाली लाइन को फौकियत देंगे। ये हमारे पास डायनेमिक प्रोग्रामिंग सोल्यूशन था असेंबली लाइन प्रॉब्लम का। अब आपको सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन भी प्रेस करना है, लाइक का बटन भी दबाना है, ठीक है, और शेयर भी करना है। थैंक यू वेरी मच।